सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सोनाली बिटिया खुश रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सभी श्रोताओं को, सभी बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। और आप कैसी हैं? क्योंकि नए वर्ष में हम पहली बार मिल रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो है कि इसीलिए तो तुम इतनी चहक रही हो, इतनी चेहरे पर तुम्हारे खुशी है, चमक है। और होता भी है भाई, जब जब नए नए साल में हम किसी से मिलते हैं तो बिल्कुल लगता है कि कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। साल भर बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है। 2022 के बाद आज 2023 में मिल रहे हैं। तो अब जब 2023 में मिल रहे हैं और तुम पहली बार कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हो, तो ये तो बता दो कि क्या क्या हम लेकर हाजिर हैं आज। आज जैसे सौंदर्य साधना में हम पैरों की देखभाल के बारे में सखियों को बताएंगे। आजकल बहुत फटते हैं ना पैर। हाँ, सर्दियों में खासकर हमें पैरों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। और चित्रलेखा का दिन है भाई, है ना। हमारे सारे जो श्रोता है वो भी उत्सुक हैं कि धारावाहिक चित्रलेखा सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम तो चित्रलेखा तो सुनाएंगे ही, उसके संग संग ये भी बताएंगे कि वृद्धावस्था जो है वो कैसे आनंददायक है या कुंठा का सबब है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे अपनी जो इस विषय पर राय है लिखकर भेजी है, और बहुत अच्छी अच्छी राय है, अलग अलग तरह की बातें लिखकर भेजी हैं, आजकल समाज में जो हो रहा है उसके बारे में लिखकर भेजा है। तो उन सब पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे, सभी बिंदुओं पर कोशिश करेंगे कि हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि विषय बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छा है ना। और हम आज जो है सखी विशेष में भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी के बारे में भी हम सखियों को जानकारी देंगे कि देते हैं। पर हम सखियों से और श्रोताओं से ये भी गुजारिश करेंगे कि भाई आप भी वृद्धावस्था से जुड़ी जो आपके जीवन में आनंद है या कुछ दुख है, कुंठा है, जो कुछ वही तो उन्होंने लिखकर भेजा हुआ है। यही तो और भी लिखकर भेजिए। और फिर पैरों का रखरखाव कैसे करते हैं उस बारे में भी हमें लिखकर भेजिए। बिल्कुल। और जैसे आज सखी विशेष भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी, तो इनका जन्म 28 अगस्त 1992 को बहादुरपुर मेरठ में हुआ था। अनु वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक का भाला फेंका हो। यानी कि रिकॉर्ड बनाया। और अनु का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। बचपन में परिवार के साथ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में जब काफी दूर तक वो बॉल बड़ी आसानी से फेंक लेती थी, तो भाइयों को लगा कि सचमुच कुछ अलग है या इनकी जो बाहों में ताकत है। तो उसको उन्होंने पहचाना और उन्होंने एक गन्ने को है जो ना भाले की शक्ल दी और अनु के हाथ में पकड़ा दिया बस। देखिए, और जब अनु ने इस खेल को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब उनके रूढ़िवादी पिता ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। पर अनु प्रैक्टिस के साथ साथ अपने पिता को भी मनाती रही और घर में सबसे लाडली बिटिया ने आखिरकार पिता को मना ही लिया। क्योंकि लगन जिस तरह से उनकी थी और जो वो प्रयास कर रही थी, तो जाहिर है कि एक तन्मयता देखकर ही, क्योंकि माता पिता को देखो जो डर होता है वो ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई भी छूटे और इसमें भी न आगे पहुंच पाए। लेकिन जब इस तरह से जब आदमी लीन हो जाता है किसी काम में, तो जाहिर है कि फिर सब लोग साथ देने लगता है, और वही पिता ने भी किया। अब बात आ गई पैसे की। जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया कि किसान परिवार की थी। अब एक अच्छे भाले की कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी, जिसे वो खरीदने में समर्थ नहीं थी। तब उन्होंने बांस के ही भाले का प्रयोग किया, या यूं कहें कि बांस को एक भाले का आकार दिया और उसी से अभ्यास करने लगी। तो ये तो लगन थी ना जी। और उन्होंने स्कूल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। माध्यमिक शाला की पढ़ाई के दौरान अनु 25 मीटर तक भाला फेंक लेती थी। इस खेल में उनकी रुचि और तरक्की को देखते हुए परिवार ने पूरी ताकत के साथ अनु को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फैसले के पीछे उनके जज्बात और उनकी मेहनत ज्यादा थी। और जल्दी लेकिन फिर अनु को भी ये महसूस होने लगा कि इस खेल में सफलता पाने के लिए जाहिर है कि ताकत तो चाहिए जो थी उनके पास, लेकिन उसके साथ साथ तकनीक सीखना, एक हुनर सीखना बहुत जरूरी है। तो भाला फेंक में उन्होंने क्या किया कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी काशीनाथ नाइक से प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। और 2014 में लखनऊ में आयोजित अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में अनु रानी ने 58.83 मीटर भाला फेंकने के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि 14 साल पुराना राष्ट्रीय कीर्तिमान भी तोड़ा और वे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी चुन ली गई।
और उसी वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और हमारे एक साथी ने भी इनके बारे में कुछ लिखकर भेजा है, यही बात है कि अनु रानी एथलेटिक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक एथलीट, वर्तमान रिकॉर्ड इनके नाम है। 2019 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62.34 मीटर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान बनाया था। और ये एथलीट अपना स्वयं का रिकॉर्ड कई बार तोड़ चुकी हैं, यानी कि दिनों दिन उन्नति कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, है ना। और 2019 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वर्ष 2020 में अनुरानी ने एथलेटिक्स में स्टार स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। साथ ही आगे भी आप खूब सफलता हासिल करें और देश का नाम रोशन करें, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही अपने और नए नए रिकॉर्ड बनाती रहें, कीर्तिमान स्थापित करती रहें, ऐसी कामना हम सब करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहाने बहुत सारे हैं ना मुलाकात के, ऐसे खुश रहने के भी जी खुश रहा जा सकता है। छोटी छोटी चीजों में अगर हम खुशियां ढूंढें तो जिंदगी तो हमारी खुशहाल हो ही जाएगी। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आसपास हम देखते ही नहीं है। हाँ। हम ढूंढते तो परेशानियां हैं। तो भाई ये हर उम्र के लिए लागू होती है ये बात। और वृद्धावस्था में खासतौर से जब शरीर से थोड़ा सा हम अक्षम हो जाते हैं या यूं कहे कि उतने शक्तिवान नहीं रहते हैं, उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, तो हम धीरे धीरे निराश होने लगते हैं। और फिर परिवार की बात आती है कि किस तरह से आजकल चल रहा है। तो हमारे एक साथी ने भी लिखा, उन्होंने जैसे कहा ना, तो बहुत सारे साथियों ने संदेश भेजा। भाई सोनाली, तुमने कहा था, देखो सब साथियों ने लिख के भेजना शुरू कर दिया। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ज्यादातर माता पिता को आंखों में आंसू लिए ही देखती हूँ। ना कोई सुनने वाला, ना समझने वाला है। कोई किस्मत वाला माता पिता होंगे जो खुश होंगे, और बुढ़ापा जो है अभिशाप ही बन गया है, इनका कहने का मतलब है। और ऐसी बात हमारे बहुत सारे साथियों ने और भी लिखकर भेजी है सोनाली। वृद्धावस्था का आनंद लेना है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम, योग और प्राणायाम करके स्वस्थ रहेंगे और अच्छी जो है आहार जो होगा अच्छा होगा, तो वृद्धावस्था में जो है एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। और हम अच्छी किताबें पढ़ के भी अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। हमारे साथी ने एक बात लिखी। अच्छा, हम वही सोचे थे कि ये तुमने पता है ये सब बातें। नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें और बड़े कम में तुमने बता दी। तो हमने कहा भाई ये तो हमारे साथी ही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात हमने लिखकर बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच बात है कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसके, जैसे कि जो परिवार के संग नहीं है, जाहिर है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, या मन थोड़ा सा रहता है खराब। अब वैसे देखा जाए तो जो मतलब कह सकते हैं ना, जो वृद्धावस्था को नहीं पहुंचे हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, उनके भी बच्चे बाहर हैं, लेकिन वृद्धावस्था में शायद ज्यादा जरूरत महसूस होती है, हम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, या बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे हमने पहले ही कहा, शारीरिक रूप से अशक्त होने लगते हैं, इसलिए ज्यादा जरूर लगता है ना। वैसे वृद्धावस्था उम्र का वो नाजुक मोड़ होता है बुआ जी। हाँ। जब हम शारीरिक क्षमताओं के क्षीण होने के कारण जो है अंदर से जो है उत्साह है, जो जुनून है, वो थोड़ा सा कम होने लगता है। और ये जो उम्र का जो पड़ाव है ना, ये नए अनुभव और नई चुनौतियां भी लेकर आता है। अब इस चुनौती को कैसे लिया जाए, ये महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो हर उम्र पर, हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, है ना। और जिस समय वो होती हैं उस समय वो बहुत भारी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप बच्चे थे तब नहीं परेशानी लगती थी, या जब जवान थे तब नहीं लगती थी। उसका डटकर सामना करने पर जो है वो कोई भी उम्र बड़ी आसानी से गुजर जाती है, और यही वृद्धावस्था पर भी लागू हो जाती है। लेकिन आमतौर पर मानते हैं ना कि हम कुछ भी कार्य नहीं करते, या कहीं खास तौर से हमारा कोई पेशा है, जैसे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, व्यापार हो हमारा, वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हम एक खालीपन सा लगने लगता है। और नया कुछ जैसे लगता है ना कि अब सब सीखने की उम्र खत्म हो गई, बच्चे थे तो चलो सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, तो वो एक खालीपन जरूर आ जाता है जो घेर लेता है हमको, है ना। तो हम इस उम्र में भी अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो उस वक्त ऐसे नहीं है कि अभी हम वृद्ध हो गए तो नहीं कर सकते। नई चीजें सीखिए ना। अच्छा। कि अगर कुछ जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य बजाना सीखना चाहते थे, या गाना सीखना चाहते थे, या फिर आप जो है बागवानी करना बहुत आपका शौक था बचपन से, पर आप अपने काम के समय जो है वक्त नहीं निकाल पाए, तो अब ऐसा वक्त है जब अपने लिए वक्त निकाले। और ये भी कहते हैं बुआ जी, जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे बार बार बात उठती है कि हम थोड़ा सा अशक्त होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी के बारे में हमारे साथी ने लिखा है, बूढ़ा होना पूर्व निर्धारित है, ये जीवन
चक्र का एक हिस्सा है। अगर इसे सही तरीके से नहीं लिया तो इसे नकारात्मकता से जोड़ा जा सकता है। इसके बारे में सोचने के बजाय इसके सकारात्मक पहलुओं को देखने की सलाह दी जाती है, जैसे कि सांसारिक कामों से आपको मिलने वाली आज़ादी है, उन चीज़ों को करना शुरू करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन का आनंद लें। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो इन्होंने लिखी है वो ये है कि याद रखें, वास्तविक बुढ़ापा 100 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बड़े बड़े उसमें आप लिख लीजिए और अपने यहाँ लगा लीजिए। और 100 साल के बाद उसके आगे ना जो 1 लगा था उसको 2 कर लीजिएगा कि 200 के बाद होता है। अगर आपकी उम्र 100 साल हो जाती है तो उसको 200 साल कर लीजिएगा, है ना। वैसे हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि वृद्धावस्था एक और जहाँ आनंद और उत्साह से भर देने वाला शब्द है, वही दूसरी ओर असीमित कुंठा और निराशा का समय भी है। अगर एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। हमारे माता पिता जब तक हम स्वयं पर आश्रित रहते हैं हम सह लेते हैं, परंतु जब वे हम पर आश्रित होते हैं तब सच्चाई कुछ और ही होती है। बुजुर्गों को छोटी छोटी बातें ठेस पहुंचाती है। अपमान वृद्धावस्था में असहनीय हो जाता है और अपनी इच्छा से जीवन जीने का रवैया सबसे ज्यादा आशावान करता है। परंतु वृद्धावस्था में बच्चों का रोक टोक उनमें निराशा उत्पन्न कर देती है। ज्यादा रोक टोक उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बात बात की रोक टोक उन्हें निराशावादी बना देती है। तो समाज के लोगों को चाहिए कि बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करे, उनके अनुभवों का लाभ उठाए। वाह, बात बिल्कुल सही है। और जैसे कि ये बात होता है ना कि असहनीय हो जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हर वक्त ऐसा नहीं कि वो निराशावादी बने इस बात से, लेकिन हाँ उन्हें ठेस पहुंचती है, फिर उन्हें दुख लगता है। और इस पर एक छोटी सी कहानी थी कि एक ऐसे ही बच्चा जो था वो मतलब बुजुर्ग घर में थे और वो जब घर के दरवाजे की घंटी बजती तो वो पूछते कौन आया है। अच्छा, बच्चे अक्सर टाल जाते थे कि भाई हमारा मित्र है, तुमसे क्या मतलब, लेकिन वो फिर भी पूछते थे। तो दिन में 4 बार 6 बार घंटी बजी तो 1-2 बार टाल दिया, फिर उसने बताया, तो तीसरी बार के बाद वो एकदम चिड़चिड़ा सा गया लड़का और उसने कहा क्या है, पढ़े क्यों नहीं रहते हैं आप, बार बार ऐसे पूछते हैं। तो उनको याद आया कि कैसे बचपन में कौवा देखकर ये बच्चा, यही बच्चा जब गोद में था बार बार कहता था ये क्या है, और कम से कम उन्होंने 10 बार बताया होगा कि ये कौवा है, और 10 बार उसने पूछा और उतने ही धैर्यवान तरीके से उन्होंने बताया। तो हम ये धैर्य क्यों नहीं रख पाते? अगर उन्होंने 2 बार की बजाय 6 बार पूछ लिया तो हम प्यार से जवाब दे सकते हैं, है ना। जो बात हम चिड़चिड़ा के बोल रहे हैं वो बात हम शांति से, दूसरा बस समय तो आपका लगा ही ना जी, है ना। यानी कहने का अंदाज जो है प्यार भरा हो तो ये समस्या ही नहीं आएगी। बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। 2 पंक्ति हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। जिंदगी जीने का तजुर्बा होता है इनके पास, कभी होने ना दे इन्हें अकेलेपन का एहसास, मान सम्मान दे उन्हें, रखें सदा उनका ध्यान, आदर्श होते हैं वो हमारे, हैं परिवार की शान, दिल से ना लगाए उनकी कड़वी बातों को, बिखरने ना दे उन्हें, थाम ले उनके हाथों को। क्या बात है। मेरा मन प्यार का शिवाला है, पर वृद्धावस्था में अपने को घर का देवता न समझे। हाँ भाई, तो मतलब ये तो हो गई दोनों तरफ की बात, यानी कि जो बुजुर्ग हमारे घर में हैं वो भी किस तरह से थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करें। ऐसे में वही है कि उनसे यही कहा जाएगा कि वो कुछ ज्यादा अपेक्षा ना रखें लोगों से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना बुआ जी कि काम की व्यस्तता के कारण घर के अन्य सदस्य आपको वक्त नहीं दे पा रहे। हाँ। तब ये ना सोचे कि मैंने अपने माता पिता की कितनी सेवा की थी, कितना उन्हें वक्त दिया था। हाँ। तब और अब की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सोनाली बेटा ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि वक्त तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है, इस बात से आप नहीं भाग सकते कि हम नहीं समय देंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि बुजुर्ग क्या चाहते हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, जो अभी हालांकि बहुत सारे साथी ने ये कहा कि परिपक्व आप होते हैं, आप बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये परिपक्व जो लोग हो जाते हैं वो, जैसे कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या खुद बैठ के पैर दबाए, या जो भी काम किया अपने माता पिता का अपने हाथ से किया, या सब्जी वगैरह खुद लाते थे, तो वो अपेक्षा अब माता पिता ये ना करें। अगर वो कहीं और से मंगवा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं या किसी से मंगवा रहे हैं, या सेवक सेविका रख लिया उन्होंने, तो वो ये ना सोचे कि हम अब वो दौड़ दौड़ के एक रोटी हमें क्यों नहीं खुद देती है बहू, या बेटा खुद क्यों नहीं है काम करता है। आपको सुविधा मिल रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर कोई चीज सुविधा मिल रही है आपको, और ठीक हो सकता है कि उससे बेहतर मिल रही हो, ज्यादा सुविधाजनक तरीके से आप रह रहे हो और अच्छे से आपका कमरा आदि उन्होंने कर दिया है, तो आप ये अपेक्षा ना करें कि नहीं भाई हमें तो पूरा यही चाहिए वही चाहिए। तो थोड़ा सा सामंजस्य दोनों तरफ से होता है, तब मजा आता है ना जी। यानी थोड़ा सा ये कहेंगे कि अलिप्त
रहे तो भी अच्छा है कि बहुत ज्यादा जो है दखल अंदाजी ना दे और बिना मतलब किसी भी बहस से जो है दूर रहे, क्योंकि बहस, गुस्सा, नाराजगी इसका ना सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, अब यहाँ पर ये जरूर कहेंगे, जैसे कि अब कपड़ों की बात आती है, जैसे परिवर्तन बहुत हुआ है तो अब कपड़े जैसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा कम, थोड़ा ढका हुआ पहन रहे हैं, थोड़ा सा खुला हुआ पहन रहे हैं या कुछ और पैटर्न ऐसा पहन रहे हैं, तो उन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान न हो या वहां पर जो है वो बहुत रूढ़िवादिता न रखें, है ना। और बाकी तो अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा संगीत सुने। जी सोनाली बिटिया, एक संदेश तुमने पढ़ा था ना कि वृद्धावस्था में अपने को घर का देवता न समझे, ये किसी और उसके जवाब में था, और वो ये था कमेंट कि भगवान को तीर्थों में ढूंढते हैं लोग, भगवान के रूप में माताजी पिताजी घरों में विराजमान हैं, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद से कठिन कठिन कार्य सरलता से होगा। तो इसी के जवाब में हमारे एक साथी ने लिखा था कि भाई वो खुद तो मतलब यही है कि अगर हम सम्मान कर रहे हैं तो आप भी उस सम्मान को समझें। और बहुत सारी चीजें हैं और भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है ना। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं, सारी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाने के कारण वृद्धावस्था तनावहीन ही नहीं होती बल्कि आनंदित करने वाली भी होती है। और हमारे जो है हमारे साथी ने कमेंट आधा पढ़ा था ना जी, उन्होंने कहा था कि चिंताहीन जीवन के कारण वृद्धों में आशावादी भावना भर जाती है और अपनी इच्छा से जीवन जीने का रवैया सबसे ज्यादा आशावान करता है। कार्यकाल में लंबे समय के बाद कार्यों से मुक्ति मिलने लगती है। और लेकिन हाँ, यह है कि वृद्धावस्था की जब बात आती है तो हम बराबर बीमारी की बात करते हैं, तो डॉक्टर आदि का ध्यान रखें। और वृद्धावस्था में जो है आनंद तब होता है जब वो अपने परिवार के साथ होते हैं, उनकी अच्छी देखभाल होती है, उनको ये महसूस होता है कि हमारा ख्याल रखा जा रहा है, समय समय पर डॉक्टर से उनका चेकअप होता है, तो घर के सभी सदस्य उनसे मिलते जुलते रहते हैं। अगर इस तरह से उनका ख्याल रखा जाए तो ये जो है ये वृद्धावस्था उनके लिए अच्छी हो जाएगी, है ना। क्या बात है, ये तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी कहानी लिखकर भेजी हमारे साथी ने। एक पुत्र अपने वृद्ध पिता को भोजन के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। खाने के दौरान वृद्ध पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग थोड़ा सा घृणा की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उनका पुत्र एकदम शांत था। खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के वृद्ध को वॉशरूम ले गया, उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लेकर आए। सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। फिर उन्होंने बिल का भुगतान किया और वृद्ध के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उन्हें आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। क्या बात है, बहुत मार्मिक। क्या बात है। तो एक उम्मीद जो रहती है वो पूरी करनी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने इस विषय पर बात की कि थोड़ा सा हर उम्र के लोग इस पर विचार जरूर करेंगे, है ना। और अब धारावाहिक चित्रलेखा सुनते हैं। चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के दार्शनिक चिंतन से उपजा उपन्यास चित्रलेखा। जीवन के आंगन में मन के विचारों और तन के विकारों का मल्लयुद्ध चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने जाना कि कुमारगिरी वासना के वशीभूत हो चुके हैं। अब तर्क या कुतर्क सब व्यर्थ है। चित्रलेखा के तन की चाह में तप की राह कहीं पीछे छूट गई है। अब योगी की एक ही कामना है चित्रलेखा, एक ही वासना है चित्रलेखा। तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था
और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। बस करो, बस करो। बस करूं? इतनी ही बात से तुम चंचल हो उठी नर्तकी? नहीं, बात पूरी करूंगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमने जो कुछ किया उसका बदला तुम्हें मिल गया। तुम समझती हो बीजगुप्त तुमसे अब भी प्रेम करता है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त के यहां लौटने पर जब तुम बीजगुप्त के पास जाओगी वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। यदि तुम ऐसा समझती हो तो भूल करती हो। तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत उसे मिल गया। तुमने उसे मिटाने में कुछ भी न उठा रखा था, पर यशोधरा ने उसे बचा लिया। और अब बीजगुप्त यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन के आनंद का उपभोग कर रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो योगी? क्या बीजगुप्त ने यशोधरा के साथ विवाह कर लिया? नहीं योगी, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है? तुम्हारा वासना से वशीभूत होकर पवित्र प्रेम को ठुकराकर मेरे पास चले आना संभव है, और बीजगुप्त का एक स्वर्गीय प्रतिमा से पवित्र वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना संभव नहीं है। ओह, तुम में कितना झूठा अभिमान है, अपने ऊपर कैसा अचल विश्वास है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ, नव दंपत्ति आज प्रातः काल के समय आ गए हैं, उनको बधाई दे आओ। जाओ, तुम अपनी आंखों से ही अपने प्रेमी नहीं, अपने दास को दूसरी स्त्री से प्रणय क्रीड़ा करते देखा। क्या वे आ गए? क्या वे लौट आए? योगी, योगी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम ये कह दो कि तुमने जो कुछ कहा वो झूठ है, झूठ है वो। कह दूं कि झूठ है? हाँ। सत्य को झूठ कह दूं? जाओ जाओ, तुम स्वयं देखाओ। नहीं, सब समाप्त हो गया। अब नहीं जाऊंगी। जाने से लाभ, मेरा धन लुट गया। हाँ। सब समाप्त हो गया? कहीं कुछ समाप्त भी होता है? एक बात का समाप्त होना दूसरी बात का आरंभ होना है। समाप्त कैसे हो गया देवी चित्रलेखा? तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझसे घृणा भी नहीं करती। तुम मेरे जीवन में आना चाहती हो। अभी तक तुम नहीं आ सकी केवल बीजगुप्त के कारण। तुमने उसके जीवन को दुखमय बनाया, उसने तुम्हारे जीवन को दुखमय बनाया। बीजगुप्त ने एक आधार पा लिया, तुम्हें भी आधार न ढूंढना पड़ेगा। देवी चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है। तुम मेरे जीवन में आ गई हो, तुम मुझे प्रेम की दीक्षा देने आई हो। आओ, हम तुम एक हो जाएं। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा ने अपना हाथ कुमारगिरी के हाथ में बिना किसी विरोध के दे दिया। उसने अपना सिर उठाकर कुमारगिरी की आंखों से अपनी आंखें मिला दी
कुमारगिरी का मुख झुका, चित्रलेखा का मुख कुछ ऊपर उठा। दोनों के अधर मिल गए। काफी देर तक दोनों के अधर मिले रहे। तुम मुझे डुबाने के लिए आई हो, मैं भी डूबने को तैयार हूं। चलो, कितना सुख है, कितनी हलचल है। मेरी आराध्य देवी, मेरी प्राणेश्वरी, आज तुम्हारे यौवन के अथाह सागर में डूबने आया हूं। तो फिर ऐसा ही हो। जब प्रातःकाल चित्रलेखा की आंख खुली, वो उद्विग्न थी। बीजगुप्त ने उसे छोड़ दिया, ये भावना उसके लिए असह्य थी। उसका संसार अंधकारमय था। उसे रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। उसने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? उस समय कुमारगिरी सो रहे थे। कुमारगिरी का मुख विकृत हो रहा था। संयम को एक क्षण में ही तोड़ देने वाली वासना ने उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक धुंधलेपन का आवरण डाल दिया था। चित्रलेखा कुछ देर तक एकटक कुमारगिरी की ओर देखती रही। इसके बाद वो एकाएक अकारण ही कांप उठी। उस व्यक्ति का मुख, जिसके साथ रात भर उसने भोग विलास किया, उसे इतना भयानक और घृणोत्पादक क्यों लग रहा था? विशाल देव उस समय उपासना समाप्त कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसने नमस्कार किया। देवी का मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? रात भर मैंने भयानक स्वप्न देखे हैं विशाल देव। उन स्वप्नों ने मुझे उद्विग्न कर दिया। आज अभी तक गुरुदेव भी कुटी के बाहर नहीं आए। वे अभी तक समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ हैं? आज पहली बार गुरुदेव ने अपने जीवन का नियम तोड़ा है। देवी चित्रलेखा, क्या मैं आपके उन स्वप्नों के संबंध में अधिक पूछ सकता हूं? इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि वे स्वप्न मेरे गत जीवन से संबद्ध हैं। गत जीवन से संबद्ध हैं? हाँ। देवी, यदि आप उचित समझें तो मैं आर्य बीजगुप्त का पता लगाऊं। संभव है कि वे आ गए हों। वे आ गए हैं, इतना मैं जानती हूं। पर इससे क्या? उनके आने से अथवा न आने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। अभी उस दिन तुम यहां से बीजगुप्त के पास जाना चाहती थी। हाँ, उस दिन मैं जाना चाहती थी, पर आज नहीं जाना चाहती। विशाल देव, मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहां तक उचित है? तुमने इस पर कभी विचार भी किया है? बीजगुप्त ने चित्रलेखा को भुलाकर एक नया जीवन आरंभ कर दिया है, ये समाचार चित्रलेखा को निर्बल बनाने के लिए पर्याप्त था। किंतु जब चित्रलेखा जानेगी कि बीजगुप्त के विवाह की बात सच नहीं है, तब क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह।
आज की कड़ी में कामुक योगी कुमार गिरी को साकार किया सुधीर पांडे ने और वासना की बलि चित्रलेखा का रूप धरा दिशी दुग्गल ने। विशाल देव बने कुमार रामप्रवेश। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। प्रसारण के इस रूप को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की परिकल्पना को ये स्वरूप देने वाले हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल आपसे विदा लेती है। नमस्कार। तो हमारे साथियों ने सुन लिया, इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात है कि ये बुढ़ापा जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे? अब हमारे साथी ने ये भी लिखकर भेजा है, बुढ़ापा किस उम्र में आता है? 60, 70, 80 या 85? जी नहीं, कहते हैं ना कि उम्र बचपन की दिल नहीं, इन्होंने लिखा है, कहते हैं ना कि उम्र 55 की दिल बचपन का, इसलिए मन से सदा जमा रहिए दोस्तों। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। मतलब जितनी हम लोगों ने बातें की उन सब को लेकर है कि भाई खुद अगर अपने आप में जमा बने रहे, बचपना बना रहे तो क्या बात है, इसी तरह से हंसते खिलखिलाते गीत सुनते हुए दिन गुजारिए। साथ ही तो हमारा पैर होता है जो हमें बहुत सारी जगहों पर ले जाता है, और खासतौर उसमें जो एड़ियां होती हैं, क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है हमारे पैर हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, इसलिए पैरों से जुड़ी कोई भी परेशानी के कारण हमारे पूरे शरीर को असुविधा हो सकती है। ये परेशानी ना हो सके इसके लिए अपने पैरों को साफ और सूखा रखिए। बेकिंग सोडे से पैर की सफाई करें, इन्हें इन्फेक्शन से बचाएं, पैरों के मॉइस्चराइज करें, नाखून काटते रहें, सफाई रखें, हाई हील्स ज्यादा देर तक ना पहने, अच्छे फिटिंग वाले सही जूते चप्पल पहने, मोज़ों की सफाई रखें और बदलते रहें। इन सब के अलावा पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेडिक्योर करवाते रहें। पेडिक्योर यानी पैर की सफाई, और साथ ही उम्र बढ़ने के साथ व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहें। तो भाई पेडिक्योर तो घर में भी कर सकते हैं ना? जी, घर में कर सकते हैं ना, कि बस एक टब में पानी ले लिया, गुनगुना पानी, उसमें साबुन डाल दिया, उसमें कोई भी सौम्य साबुन या फिर आपको अगर लगता है तो शैम्पू भी डाल सकते हैं, और उसमें 10 मिनट तक अपने पैर डुबो कर रखिए। फिर किसी खुरदुरे पत्थर ले लीजिए या फिर नारियल का छिलका ले लीजिए, उससे जो है अच्छे से जूट से उसे घिस दे। और इसमें आप नमक और नींबू भी डाल सकते हैं, तो और अच्छे से पैर साफ होता चलेगा, जो भी और गंदगी है वो निकलती जाएगी ना। फिर जो है नील कटर से जो है ना नाखून का जो त्वचा होती है पीछे, उसे पीछे धकेले, क्योंकि क्या होता है उम्र के साथ वो है ना सख्त होते जाती है, और उससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है अगर नाखून जो है अंदर चला जाए। कुछ लोगों के वो हम लोग के अंगूठे के साइड में थोड़ा चला जाता है अंदर, तो उस समय जब मुलायम हो जाता है नाखून, उस समय साफ कर लें। अच्छा, एक बात और है कि नाखून कभी कभी बहुत रूखे से हो जाते हैं जब हम ऐसे साफ करते हैं, तो गर्म पानी में पैर डालने से पहले थोड़ा सा अगर क्रीम लगा लेंगे अपने नाखूनों में तो अच्छा है, या पानी में ही थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, सरसों का डाल लीजिए, नारियल का डाल लीजिए, तो थोड़ा सा और पानी में मुलायमियत रहेगी, है ना? जी। और सबसे खास बात ये बुआ जी की जो महिलाओं को आदत होती है कि नेल पॉलिश हमेशा पैर में जो है, अरे आदत क्या मतलब है, लगाना तो जरूरी है ना? लगाना ठीक है, पर वो है ना छूटती नहीं है। एक महीना भर भी अगर वैसे ही रखे तो रह जाती है, तो उससे क्या होता है, नहीं जो है ना विटामिन डी जो है हमारे नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, इसलिए लगाए, शौकिया तौर पे लगाए जरूर, पर उसे निकाल दे, और है ना कुछ समय अपने जो नाखून है ना ऐसे भी रहने दे, ताकि उसको सूर्य की रोशनी मिले, उसके नीचे की त्वचा जो है उससे भी विटामिन डी मिले। लो देखा, आज ये बात पता चली। और कहते हैं ना नाखूनों को भी थोड़ी सांस मिलेगी, थोड़ा सा उनको भी हवा पानी चाहिए। उसके संग साथ जब तुमने बताया है कि नेल पॉलिश लगाने के बाद तो उसको बहुत दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, मतलब किनारों में बहुत अंदर तक न लगाएं तो बेहतर है, उसको केवल बीच बीच में लगाएं, और बहुत मतलब बिल्कुल बाल बराबर जो है वो साइड में छोड़ भी सकती हैं, छोड़ सकते हैं जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जो पैर में जो फटी एड़ियों के लिए एक उपाय है वो है कि ग्रीस, जो अक्सर मैकेनिक गाड़ी जो है
उनके पास मिलते हैं, जो गाड़ी रिपेयर ऑयलिंग करने वाले जो होते हैं, ग्रीस मिलती है। हाँ। तो वो ग्रीस है, वो एड़ियों में लगाए तो आपको काफी आराम मिलेगा। और फटी एड़िया जो है ये सबसे लाभदायक उपाय है। और इसको लगाने के बाद गर्म पानी से एड़ियों को धो ले। ये मैं बहुत समय से ये तरीका अपना रहा हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। क्या बात है। तो हो सकता है बिल्कुल होता होगा जरूर फायदा, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है और देखा जा सकता है। एक बात और है कि वैसे तो हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि बचपन में बच्चे को ना जैतून तेल लगाकर मालिश करने से भी पैर कभी नहीं फटते। एक बात तो है कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, और आजकल तो मौसम ऐसा है कि आप साफ सफाई रखिए और मोजे पहन लीजिए तो धूल वूल नहीं लगेगी, तो वो एड़ियां फटेंगी नहीं, क्योंकि आमतौर पर धूल आदि की वजह से फटती हैं एड़ियां, है ना। जब नींद ना आए ना, तब पढ़ना शुरू कर दे, है ना, खूब अच्छी नींद आ जाती है। ये बात तो है। और जब पैरों के हम मालिश करते हैं, तब फिर भी अच्छी तेल नींद से आती है, करे या फिर मॉइस्चराइजर से करे, तब भी नींद आ जाती है। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि जब ये इस तरह से जो हमने सेक की बात की या जो ना पेडिक्योर करने की बात, तो पेडिक्योर में ही आ जाता है कि जब आप गर्म पानी से धोते हैं तो उसमें खूब अच्छे से मालिश करें और खूब चाहे क्रीम चाहे तेल लगाएं, तो पैरों में एक चमक सी आती है जी। और जो मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सर्दियों में पैर की उंगलियां जो है वो सूजन आ जाती है, उसमें लाल हो जाती है, उसमें बहुत खुजली भी होती है। तो कृपया कुछ उपाय बताएं। हाँ, ये देखो, वैसे ये उपाय ऐसा है कि सबका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जैसे कि नारियल के तेल में या किसी भी उसमें खाने वाला सोडा मिलाकर आप रख लीजिए और उससे उसमें मालिश करें, लगाएं उसको। दूसरा, इस बात का ख्याल रखें कि ठंड से बचाएं अपने पैर को, पानी में ज्यादा देर न रहें, या तो धूप में सेकें उसको या मोजे आदि पहन कर रखें। तो ये उपाय आपको स्वयं करना होगा कि आपके शरीर को क्या सूट करता है ना। और ये बड़ी सामान्य सी बात है। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, बिल्कुल संपर्क करें, लेकिन ये मौसम वाली चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और सच बात है, डॉक्टर से मिले। फिलहाल हम भी चलें कहीं और। बिल्कुल, हम अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो सोनाली पाठक और प्यारी बुआ को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए नमस्कार।